हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए भाग द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक विचारक के अंतर्गत भारतीय समाजशास्त्री भारतीय सामाजिक विचारक जीएस घुरिये के जाति वर्ग और व्यवसाय संबंधी अध्याय के बारे में जानेंगे कि उन्होंने जाति वर्ग और व्यवसाय के संबंध में अपने विचार किस प्रकार प्रस्तुत किए हैं। जीएस घुरिये के जाति वर्ग और व्यवसाय संबंधी विचार को जानने से पूर्व यहाँ उनके जीवन चरित्र के बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त में जानेंगे। जीएस घुरिये का जन्म एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में 12 दिसंबर 1893 में हुआ था। महाराष्ट्र के मालवा प्रांत में इनका जन्म हुआ। आप बाल्यकाल से ही एक प्रतिभाशाली और कुशाग्र बुद्धि थे। आपका शैक्षणिक जीवन उच्च कोटि का रहा। आपने सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। आपने संस्कृत में एमए 1918 में और बाद में अंग्रेजी में एमए एल्फिंस्टन महाविद्यालय मुंबई से प्रथम श्रेणी में प्राप्त की थी। मुंबई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर गेडिक्स को 1919 में समाजशास्त्र को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था। उस समय घुरिये एल्फिंस्टन महाविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक थे तथा गेडिक्स के भाषणों को सुनने जाया करते थे। रिवर्स के निर्देशन में इथिक थ्योरी ऑफ कास्ट विषय पर शोध कार्य किया, परंतु घुरिये का शोध कार्य पूर्ण होने से पहले ही रिवर्स का देहांत हो गया था। घुरिये पर रिवर्स का बहुत प्रभाव पड़ा, जिसने घुरिये की रुचि मानव शास्त्रीय विषयों जैसे नातेदारी, प्रसारवाद आदि की ओर पैदा किया। घुरिये ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1923 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। घुरिये की पुस्तकों में मुख्य रूप से उनकी रचनाएं जो हैं वो इस प्रकार है। द एब्रोजिन्स, शो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर्स, इंडियन साधुज, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सोशल टेंशन इन इंडिया। इस प्रकार इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। इसी के अंतर्गत जाति वर्ग और व्यवसाय इनकी प्रसिद्ध रचना रही है, जिसके अंतर्गत उन्होंने जाति वर्ग और व्यवसाय संबंधी अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। जाति वर्ग और व्यवसाय के संबंध में घुरिये के विचारों को जानने से पूर्व जाति का अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में हम यहाँ संक्षिप्त में जानेंगे। जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा से हुई है, जिसका अर्थ होता है मत, विभेद और जाति। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता सन 1965 में ग्रेसिया डी ओरेटा नामक विद्वान ने लगाया था। उसके बाद अबे डुबाए नामक विद्वान ने इसका प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया। जाति को परिभाषित करते हुए अलग अलग विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है, जिसके अंतर्गत कूले लिखते हैं, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। यानी कि जब एक वर्ग, एक समूह जो है पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है उसे जाति कहा जाता है। इसी प्रकार मजूमदार एवं मदान ने जाति को परिभाषित करते हुए लिखा है, जाति एक बंद वर्ग है। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं और इसके अर्थ के आधार पर हम कह सकते हैं कि जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है और जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, व्यवसाय और सामाजिक सेवा संबंधी अनेक प्रतिबंध लागू करता है। यानी कि जो वर्ग या जो समूह आनुवंशिकता पर आधारित होता है, जिस पर अनेक प्रतिबंध जो समूह लगाता है, उस समूह को हम जाति कहते हैं। भारत में जाति का स्वरूप इतनी विभिन्नताएं लिए हुए है कि इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा या सर्वमान्य परिभाषा करना कठिन है। इस प्रकार जाति व्यवस्था के अर्थ और उसकी परिभाषाओं के आधार पर
घुरिये द्वारा जाति व्यवस्था के कुछ विशिष्ट लक्षणों एवं उसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है, जिनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। जिसके अंतर्गत जाति की पहली विशेषता बताई गई है समाज का खंडात्मक विभाजन। इसके अंतर्गत घुरिये बताते हैं कि हिंदू जाति समाज न्यूनाधिक रूप से समरूप समुदाय नहीं था। यह एक ऐसा समाज था जिसमें विभिन्न समूह अर्थात जातियां थे, जिनका अपना सुविकसित जीवन होता था और जिनकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती थी। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति आधुनिक यूरोप के वर्गों की भांति उनके धन पर निर्भर नहीं होती थी। यहाँ ब्राह्मण और राजपूत जैसी ऊंची जातियों को छोड़कर अन्य सभी जातियों की नियमित तथा स्थायी परिषदें और प्रशासनिक संस्थाएं होती थी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हिंदू समाज में जाति के द्वारा अनेक खंडों में विभाजन मिलता है। घुरिये ने लिखा है, इन विशेषताओं के कारण जाति स्वयं अपनी शासक है। विभिन्न जातियों के मध्य एक सांस्कृतिक खाई देखी जा सकती है। आपने निष्कर्ष के रूप में कहा है कि जातियां छोटी तथा अपने आप में समूची सामाजिक दुनिया होती है, विशाल समुदाय में सम्मिलित रहते हुए भी एक दूसरे से भिन्न होती है। तो इस प्रकार उनका कहने का तात्पर्य है कि भारतीय समाज या हिंदू समाज में जातियां जो है अनेक खंडों में विभक्त है। इसकी अगली विशेषता के अंतर्गत बात की गई है श्रेणीबद्धता की। घुरिये के अनुसार जाति समाज का मुख्य लक्षण विभिन्न समूहों की श्रेणीबद्धता है। अर्थात भारत में उच्चता और निम्नता के क्रम में जातियों में सामाजिक वरिष्ठता देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण उच्चतम परिस्थिति प्राप्त किए हैं और हरिजन या अस्पृश्य जातियां निम्नतम परिस्थिति वाली हैं। यानी कि इसके अंतर्गत श्रेणीबद्धता, उच्चता या निम्नता का क्रम पाया जाता है। इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता के अंतर्गत कहा गया है भोजन व सामाजिक समागम पर प्रतिबंध। इस संबंध में विस्तृत नियम विद्यमान है कि किस जाति का सदस्य किस प्रकार का भोजन एवं पेय पदार्थ किन किन जातियों से ग्रहण कर सकता है और किन किन से नहीं। अर्थात भारत में बहुत अधिक अनेकता विद्यमान है। घुरिये ने भोजन और सामाजिक संबंधी नियमों के आधार पर भारत को दो भागों में बांटा। आपने उत्तर भारत की जातियों का विभाजन निम्न 5 समूहों में किया। पहला स्थान द्विज ब्राह्मणों का है, वहीं दूसरा स्थान उन जातियों का है जिनके हाथ से ब्राह्मण पक्का भोजन ग्रहण करते हैं। तीसरा स्थान उन जातियों का है जिनके हाथ से ब्राह्मण मात्र जल ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार चौथा स्थान उन अछूत जातियों का है जिनके हाथ से ब्राह्मण जल भी ग्रहण नहीं कर सकते। और अंतिम स्थान उन जातियों का है जिनके स्पर्श मात्र से भी कट्टर हिंदू अपवित्र हो जाता है। अर्थात भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो है भोजन और सामाजिक समागम पर अनेक प्रतिबंध दिखाई देते हैं। इसी प्रकार इसकी विशेषताओं के अंतर्गत अगली विशेषता बताई गई है विभिन्न खंडों की नागरिक व धार्मिक असमर्थताएं एवं विशेषाधिकार। इसका तात्पर्य यह है कि जाति संरचना में उच्चतम जाति ब्राह्मण को अधिकतम नागरिक व धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं तथा उनकी न्यूनतम असमर्थताएं होती हैं। इसके विपरीत निम्नतम जाति जैसे कि अस्पृश्य या हरिजन पर अधिकतम असमर्थताएं होती हैं और उनके न्यूनतम विशेषाधिकार होते हैं। ब्राह्मणों के संस्कार विशिष्ट वैदिक क्रिया पद्धति की सहायता से संपादित होते थे, जबकि अन्यों के संस्कार पौराणिक क्रिया पद्धति से जिसे कम पवित्र माना जाता है। अत्यंत पवित्र साहित्य का अध्ययन शूद्रों के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से अन्य अनेक प्रतिबंध निम्न जातियों पर लगे हुए हैं। जैसे तमिल व मलयालम प्रदेशों में प्राय ऐसा होता है कि विभिन्न जातियां पृथक भागों में रहती है या कभी कभी किसी गांव को ही 3 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। एक भाग में प्रमुख जाति या ब्राह्मण, दूसरे में शूद्र और तीसरे में पंचम यानी अछूत निवास करते हैं। ब्राह्मणों, शूद्रों और पंचमों के मोहल्ले पृथक पृथक होते हैं, यानी कि कहीं पर उच्च जातियों को अधिक धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं तो वहीं निम्न जातियों को धार्मिक और नागरिक विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है।
जाति की विशेषताओं के अंतर्गत इसकी अगली विशेषता है अप्रतिबंध व्यवसायों के चयन का अभाव। सामान्यतः कोई भी जाति या उससे मिलता जुलता जाति समूह कुछ व्यवसायों को अपना पैतृक व्यवसाय मानते थे। उस पैतृक व्यवसाय को वे किसी दूसरे लाभकारी व्यवसाय के लिए छोड़ना उचित नहीं माना जाता था। ब्राह्मण यह सोचता था कि उसके लिए पुरोहित बनना या बने रहना उचित है। चमार जूते बनाना और चमड़े के कार्य को करना अपना परम कर्तव्य समझता था। घुरिये ने टिप्पणी लिखी कि यह मात्र सामान्य रूप से ही सत्य था, क्योंकि व्यापार, कृषि श्रम, सैनिक सेवा जैसे व्यवसाय समूह थे जो किसी भी जाति के व्यक्ति के लिए खुले थे। अधिकांश जातियां इनमें से किसी भी एक व्यवसाय के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। इसके साथ आपने यह भी लिखा है कि कोई भी जाति अपने सदस्यों को ऐसा धंधा अपनाने की अनुमति नहीं देती थी जो प्रतिष्ठाघातक है, जैसे ताड़ी या शराब बनाना, मलमूत्र या कूड़ा करकट उठाना, चमड़े का गंदा कार्य करना आदि। व्यक्ति के व्यवसाय के चयन करने में दो प्रकार के प्रतिबंध होते थे: अपनी जाति बंधुओं का नैतिक नियंत्रण तथा दूसरा अन्य जाति एवं सामाजिक प्रतिबंध भी व्यवसाय के चयन में प्रभावी रहते थे। घुरिये ने उदाहरण दिया है कि जन्मजात ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति पुरोहित का कार्य करने की अनुमति प्राप्त नहीं कर सकता था। इसी कारण पुरोहित का कार्य पूर्ण अधिकार परंपरागत एवं आनुवंशिक रूप से ब्राह्मणों का रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत व्यवसायों के चयन पर भी प्रतिबंध देखने को मिलता है। जाति व्यवस्था की विशेषताओं के अंतर्गत अगली विशेषता है विवाह पर नियंत्रण। हिंदू समाज अनेक उप समूहों में विभक्त होता है। प्रत्येक उप समूह उपजाति के नाम से सर्वविदित होता है। यह प्रत्येक उपजाति अपने रहस्यों को गुप्त रखने के कारण अपने किसी भी सदस्य को उपजाति से बाहर विवाह नहीं करने देती। इस प्रकार प्रत्येक उपजाति अंतर्विवाही होती है। जाति व्यवस्था का अंतर्विवाह का नियम बहुत कठोर होता है। वेस्टरमार्क ने तो अंतर्विवाह को जाति व्यवस्था का सार तक कहा है। घुरिये ने लिखा है, फिर भी अंतर्विवाह यानी अपनी ही उपजाति में विवाह करने की इस सामान्य नियम में कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं। उनका कारण अनुलोम विवाह की प्रथा का होना भी है। मुख्यतः यह बताया गया है कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत अपनी ही जाति में विवाह अर्थात अपनी जाति के बाहर विवाह करने से संबंधित कुछ नियंत्रण देखे गए हैं या पाए जाते हैं। तो इस प्रकार घुरिये द्वारा जाति व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण और विशेषताओं के अंतर्गत समाज का खंडात्मक विभाजन, श्रेणीबद्धता, भोजन व सामाजिक समागम पर प्रतिबंध, विभिन्न खंडों की नागरिक व धार्मिक असमर्थताएं एवं विशेषाधिकार, अप्रतिबंधित व्यवसायों के चयन का अभाव, विवाह पर नियंत्रण आदि विशेषताएं बताई गई हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने घुरिये द्वारा जाति व्यवस्था के संबंध में जो विचार दिए गए हैं उसके बारे में जाना, जिसके अंतर्गत जाति का अर्थ और उसकी विशेषताएं क्या रही हैं उसके बारे में जाना। अब हम साथ ही जानेंगे घुरिये ने जाति, वर्ग और व्यवसाय के अंतर्गत वर्ग और व्यवसाय के संबंध में अपने जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो क्या है। हम यहाँ वर्ग और व्यवसाय को भी या वर्ग और व्यवसाय संबंधी घुरिये के विचारों को भी संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत पहले बात करते हैं वर्ग व्यवस्था के संबंध में घुरिये ने क्या कहा है। घुरिये के अनुसार वर्गों में सदस्यता स्वैच्छिक होती थी तथा जन्म से निर्धारित नहीं होती है। जैसे कि जाति के अंतर्गत जन्म के आधार पर जो सदस्यता है वो निर्धारित होती है, वैसा वर्ग व्यवस्था में नहीं था। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति की आधुनिक यूरोप के वर्गों में उनके धन पर निर्भर करती है। आपने जाति और वर्ग में अंतर को स्पष्ट करने के लिए मैकाइवर के इस कथन को उद्धृत किया है कि पूर्वी सभ्यता में जबकि वर्ग और परिस्थिति का मुख्य निर्धारक जन्म था, पश्चिमी सभ्यता में आज धन ही वर्ग निर्धारक के रूप में उतना ही या उससे अधिक महत्वपूर्ण है और धन की अपेक्षा जन्म कम कठोर निर्धारक तत्व है, धन अधिक दृढ़ है।
घुरिया ने लिखा है कि हिंदू समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक जाति में जन्म लेता है तथा वह अन्य व्यवसाय करने पर भी उसकी जाति परिवर्तित नहीं होती। वर्ग व्यवस्था वाले समाज में व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण व्यवसाय और उससे प्राप्त आय होती है। घुरिया ने वर्ग को और अधिक स्पष्ट करते हुए आगे बताया है कि जाति की भांति वर्ग व्यवस्था भी अगतिशील और विवाह से संबंधित प्रतिबंधों से युक्त प्रथा रही है। घुरिया का कहना है कि प्रचलित ब्रिटिश वर्ग व्यवस्था का विकास पूर्ववर्तीय सामंतीय ब्रिटिश वर्ग व्यवस्था से हुआ, जो यूरोप के सामान्य रूप से विद्यमान थी और सैद्धांतिक दृष्टि से भारतीय इतिहास के हिंदू युग के अंत में जो जाति व्यवस्था थी वह बहुत कुछ उसके जैसी ही थी। आपका कहना है कि यद्यपि इनमें समानता गहरी है तथापि इन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण भिन्नताएं भी हैं, जिसको आपने इस व्यवस्था के वर्णन द्वारा स्पष्ट किया, जिसके अंतर्गत आपने ब्रिटिश वर्ग व्यवस्था के बारे में बताया है। आपने बताया सामंतीय समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वर्ग 3 से लेकर 12 प्रकार के थे। अधिकतर इनको सामान्यतः इनकी जो संख्या थी वर्ग की इसके अंतर्गत 4 थी। जिसमें सबसे पहले सरदार, दूसरे पादरी, तीसरे स्वतंत्र कृषक, और चौथा प्रकार भूदास। इसके अंतर्गत आपने बताया कि जाति समाज में जिस प्रकार ब्राह्मण सर्वोच्च थे, वहीं यूरोपीय वर्ग समाज में योद्धा या सरदार जो है वो क्षेत्रियों के अतिरिक्त थे और पहले स्थान पर थे। इसी प्रकार आपने पादरी के बारे में बताया कि पादरी समाज के सभी वर्गों से भर्ती किए जा सकते थे। आपके अनुसार सामंतीय वर्ग की सदस्यता अन्य वर्गों के लिए प्रतिबंधित थी, जो जातियों के जैसा ही बंद वर्ग था। पादरी वर्ग सामाजिक गतिशीलता प्रधान था, जो जाति से भिन्न था। क्षत्रियों ने अनेक बार ब्राह्मणों से उच्च पद प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत में क्षत्रियों को ब्राह्मणों के बाद वाली श्रेणी से ही संतोष करना पड़ा। घुरिया ने ब्रिटिश वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत अपने विचार प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रारंभ में विभिन्न वर्गों के सदस्य एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते थे। निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह होने पर उस पत्नी को पति के वर्ग का व्यवहार प्राप्त नहीं होता था और उनकी संतान को निम्न वर्ग का जाना जाता था। ये विशेषताएं जाति व्यवस्था जैसी ही थी। वर्ग व्यवस्था में सरदार लोगों का कर्तव्य लोगों का रक्षा करना, पादरी का कर्तव्य सबके लिए प्रार्थना करना तथा सामान्य जनों का कर्तव्य जाति व्यवस्था के शूद्रों की भांति सबके लिए अन्न उत्पन्न करना था। किसी भी व्यक्ति के लिए अपना वर्ग परिवर्तन करना मूर्खता मानी जाती थी। इस प्रकार घुरिया ने वर्ग व्यवस्था संबंधी अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए बताया कि वाणिज्य का विकास तथा कस्बों की उन्नति ने लोगों में नवीन वर्ग को उत्पन्न कर दिया। ये वर्ग व्यापारियों, शिल्पकारों और श्रमिकों के थे। नवीन वर्गों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ग सौदागरों तथा व्यापारियों का था। ये भद्र वर्ग की प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आकांक्षा रखते थे और प्राय उसको प्राप्त भी कर लेते थे। घुरिया ने इस प्रकार से प्राचीन वर्ग व्यवस्था का विवेचन करते हुए वर्तमान में वर्गों के विकास और स्थिति का जाति व्यवस्था के संदर्भ में सारगर्भित विवेचन किया है। घुरिया ने अपनी कृति जाति, वर्ग और व्यवसाय में व्यवसाय के अनेक पक्षों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विवेचन किया है। आपने जाति व्यवस्था के लक्षणों का वर्णन करते हुए अपनी पुस्तक के प्रथम अध्याय में अप्रतिबंधित व्यवसायों के चयन का अभाव पर विस्तार से प्रकाश डाला है। आपने वर्ग व्यवस्था शीर्षक के अंतर्गत लिखा है कि वर्ग व्यवस्था वाले समाज में व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण व्यवसाय और उससे प्राप्त आय से होता है। आपने वर्ग व्यवस्था में व्यवसाय की भूमिका
एवं महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। व्यवसाय से संबंधित तथ्यों के अतिरिक्त घुरिये ने अध्याय 10 में व्यवसाय तथा जाति से कुछ महत्वपूर्ण व्यवसाय संबंधी तथ्य जाति और वर्ग के संदर्भ में प्रस्तुत किए हैं, जिसकी चर्चा अब हम यहाँ संक्षिप्त में करेंगे। आपने बताया है जाति अपने उद्गम में व्यावसायिक नहीं है। 19वीं शताब्दी के अध्ययनों के अनुसार इसके लक्षणों में केवल थोड़ा सा बंधन व्यवसाय के संबंध में था। घुरिये के अनुसार इतिहास में भी हमारे सामने ऐसी जातियों के उदाहरण प्रस्तुत हैं जो भिन्न भिन्न व्यवसाय करती थी तथा एक ही जाति के सदस्य भी भिन्न भिन्न व्यवसाय करते थे। अर्थात जिस प्रकार से जाति व्यवस्था के संबंध में कहा जाता है कि जाति व्यवस्था परंपरागत व्यवसाय से संबंधित है, घुरिये ने कहा है कि ऐसा नहीं है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण दिखाई देते हैं जहां एक ही जाति के सदस्य भिन्न भिन्न व्यवसाय करते हुए दिखाई दिए हैं। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह कट्टर विश्वास था कि बहुसंख्यक जातियों में से प्रत्येक का अपना परंपरागत व्यवसाय था और सदस्यों का वंशानुगत व्यवसाय होता था, जिसे त्याग देना अनुचित माना गया है। अर्थात कुछ जातियां जो बहुसंख्यक जातियां कहलाती हैं उनका अपना परंपरागत व्यवसाय रहा है और अपना परंपरागत व्यवसाय त्याग देना वहां अनुचित भी माना जाता था। घुरिये ने अपनी पुस्तक जाति वर्ग और व्यवसाय के अंतर्गत व्यवसाय के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए आगे लिखा है, व्यवसायों के भारतीय मूल्यांकन में शारीरिक श्रम की तुलना में अशारीरिक श्रम के कार्यों को उच्चतम मानने का लक्षण उसी प्रकार विद्यमान था जैसे कि समकालीन ब्रिटेन और अमेरिका में मौन रूप से था। यानी कि यहाँ शारीरिक श्रम की तुलना में अशारीरिक श्रम के कार्यों को उच्च माना जाता था। भारत में कार्य के सामाजिक मूल्यांकन का दूसरा स्वरूप कार्य या उससे संबंधित पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध है, पवित्र है या अपवित्र है, इस रूप में भी निर्धारित किए जाते थे। आगे अपने व्यवसाय संबंधित विचारों को स्पष्ट करते हुए घुरिये बताते हैं, पिछली शताब्दी तक व्यवसायों में कृषि को उत्तम माना जाता रहा है। घुरिये ने इसे इस रूप में उद्धृत किया है, व्यवसायों में कृषि उत्तम है जबकि व्यापार मध्यम और नौकरी सबसे निकृष्ट है। इसी तथ्य को गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी कृति रामचरितमानस में इस प्रकार से स्पष्ट किया है, उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख समान। अर्थात कृषि को सबसे उच्च या उच्चतम माना गया है जबकि व्यापार को मध्यम और नौकरी को सबसे निम्न व्यवसाय माना गया था। ब्रिटिश प्रशासन के आगमन के बाद नौकरी के अवसरों में निरंतर वृद्धि होती रही। ब्रिटिश काल में वेतन बहुत कम मिलता था, नौकरी लोगों के विकसित आत्मसम्मान से मेल नहीं खाती थी। घुरिये ने व्यावसायिक समूहों की रचना के 3 अनुक्रमों उच्च, मध्यम और निम्न वर्गों का उल्लेख किया है। तीसरे निम्न वर्ग के लोगों में मानसिक श्रम करने वाले तथा शारीरिक श्रम करने वाले दोनों प्रकार के कार्यकर्ताओं के लक्षणों का मिश्रण मिलता है। आपने वकालत के व्यवसाय को ब्रिटिश शासनकाल की देन बताया। अन्य व्यवसायों जैसे इंजीनियरिंग तथा भवन निर्माणकर्ता, डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य, शिक्षक, क्लर्कों तथा अन्य अनेक व्यवसायों का आपने वर्णन एवं मूल्यांकन किया है। इस प्रकार आपने व्यवसाय संबंधी अपने विचारों को प्रस्तुत किया। घुरिये की मान्यता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया औद्योगिकरण तथा प्राविधिक प्रशिक्षण से जातियों की व्यावसायिक गतिशीलता में तेजी से वृद्धि हुई। इस प्रकार घुरिये ने जाति वर्ग और व्यवसाय संबंधी अपनी पुस्तक के अंतर्गत जाति व्यवस्था का अर्थ, उसकी विशेषताएं, भारतीय संदर्भ में किस प्रकार जाति व्यवस्था में परिवर्तन आ रहे हैं उसके बारे में तथा वर्ग और व्यवसाय संबंधी अपने विचारों को प्रकट किया है।